फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम है, मैं सूर्यकांत चतुर्वेदी PhD। हम लोग आज जिस सब्जेक्ट पर हम बात कर रहे हैं, आपका जो चल रहा है वो चैप्टर 3 चल रहा है। और चैप्टर 3 के अंदर हम जिस टॉपिक को लेकर आज आपके सामने हैं, यूनानी आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव रहा है। यूनानियों का आक्रमण का उद्देश्य और प्रभाव, इस टॉपिक को लिखिए। आप लोग मेरे साथ में पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर चल रहा है आपका चैप्टर 2 और टॉपिक जो है वो है यूनानी आक्रमण का उद्देश्य एवं प्रभाव। जैसा कि आपको पता है कि सिकंदर की मृत्यु के कारण सिकंदर काफी समय तक भारत के अंदर नहीं रह पाया था, लेकिन भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत बैक्ट्रियन यूनानियों ने 2 शताब्दियों तक शासन किया। कितनी शताब्दियों तक शासन किया है? 2 शताब्दियों तक इनके द्वारा शासन किया गया। और 2 शताब्दियों तक जब शासन किया है तो फलस्वरूप में संस्कृति का आदान प्रदान हुआ है, सभ्यता का आदान प्रदान हुआ है। और सभ्यता और संस्कृति के आदान प्रदान के साथ ही सभ्यता और संस्कृति के आदान प्रदान के साथ ही यह कदापि कहना अनुचित होगा कि यूनानियों के प्रभाव से भारतीय सभ्यता और संस्कृति में कोई बदलाव आया। जैसा कि आपको मालूम है, सिकंदर था जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, विश्व विजय का सपना लेके चला था। जब वह विश्व विजय का सपना लेकर साथ में चला था, उस समय कुछ परिस्थितियां बस जब उसको यहां से जाना पड़ा और ईरान के सूसा नगर के जब वह भारत से लौटा तो ईरान के सूसा नगर के अंदर, कहां पर? ईरान के सूसा नगर के अंतर्गत अगर बात करें तो सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात, क्योंकि सिकंदर अधिक समय तक भारत में नहीं रहा था, लेकिन पश्चिमोत्तर भारत के अंदर बैक्ट्रियन सागा में 2 शताब्दियों तक भारत पर शासन किया। जब 2 शताब्दियों तक भारत पर शासन किया तो उसके फलस्वरूप हमारी संस्कृति के अंदर कुछ आदान प्रदान हुआ। उनमें सबसे पहली चीज आती है मुद्रा। मुद्रा की बात की जाए तो भारतीय बैक्ट्रियन के शासन का महत्वपूर्ण प्रभाव मुद्रा पर पड़ा। यूनानी आक्रमण से पूर्व, या हम कह सके यूनानी प्रभाव से पूर्व, भारत में बने चांदी के सिक्के
चांदी के सिक्के तकनीकी रूप से कम श्रेष्ठ थे। ध्यान रखिएगा, यूनानी प्रभाव के फलस्वरूप अगर देखा जाए, पूर्व में देखा जाए, प्रभाव से पूर्व, तो भारत में बने हुए जो चांदी के सिक्के थे वो कम श्रेष्ठ थे, यानी कि उसमें तकनीकी का परिपूर्ण इस्तेमाल नहीं होता। यानी कि सिक्कों में नाम, शासक का नाम, तिथि अंकित नहीं होती थी। जैसा कि अपन लोग बात कर रहे थे कि भारत में बने हुए जो चांदी के जो सिक्के थे वो तकनीकी रूप से कम श्रेष्ठ हुआ करते थे। दूसरी चीज, शासक का नाम, तिथि अंकित नहीं होती थी। दो चीजों का विशेष तौर से ध्यान रखना, जिसपे ना तो शासक का नाम हुआ करता था ना तिथि होती। जो कब की बात है? यूनानी आक्रमण से पूर्व की बात है। उसके पश्चात भारतीय यूनानी शासक पहले ऐसे शासक थे। कौन? भारतीय यूनानी शासक। भारतीय यूनानी शासक पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने सोने के ऐसे सिक्कों की ढलाई की, ऐसे सोने के सिक्कों की इन्होंने क्या की है? ढलाई की है, जिस पर राजा का नाम, तिथि, जिस पर राजा का नाम, तिथि, उपाधि, अंकित होती थी। ध्यान रखिएगा, भारत में बने चांदी के सिक्के तकनीकी रूप से पहले क्या थे? कम श्रेष्ठ थे, यूनानी प्रभाव के कारण से पूर्व। शासक का नाम नहीं हुआ करता था, तिथि नहीं हुआ करती थी, अंकित नहीं हुआ करती थी। भारतीय यूनानी शासक पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने सोने के ऐसे सिक्के चलाए, सोने के ऐसे सिक्कों पर ढलाई की जिस पर राजा का नाम हुआ करता था, तिथि हुआ करती थी, उपाधि अंकित होती थी। ठीक है, नेक्स्ट आगे। निर्माण कला की श्रेष्ठता भी बेहतर थी। जो उनकी बनाने की जो तकनीकी थी वो भी बहुत अच्छी तकनीकी थी इनके पास। चूंकि यूनानी ग्रहणशील थे, उन्होंने भारत से थोड़ा ग्रहण किया, इसलिए कभी कभी भारतीय मौलिक तकनीकी को अपनाकर उन्होंने क्या किया? प्रयोग किया। ध्यान रखिएगा, मुद्रा के क्षेत्र में हमको क्या प्राप्त हुआ है?
पहले चांदी के बने जो सिक्के होते थे तकनीकी रूप से कम श्रेष्ठ होते थे, शासक का नाम और तिथि अंकित नहीं होती थी। यूनानी प्रभाव से क्या हुआ है, सोने के सिक्कों की ढलाई की जाने लगी, राजा का नाम आता था, तिथि आती थी, उपाधि आदि अंकित की जाती थी। पॉइंट है आपका, जो दूसरा पॉइंट आपके सामने आता है वो है कला और मूर्ति कला। ठीक है, कला और मूर्ति कला के शेष में यूनानी प्रभाव हमको स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। अगर देखा जाए तो यूनानी और भारतीय दोनों की संस्कृतियों में जो परस्पर संबंध हुआ है वो आपस में समझी जा सकती है। उत्तरी पश्चिमी भारत में हेलेनिस्टिक कला से उन्होंने भारतीयों को परिचित करवाया था। कौन सी कला से परिचित कराया था, हेलेनिस्टिक कला से परिचित कराया था। ठीक है, हेलेनिस्टिक कला से जो परिचित करवाया है, इसके बाद में एक शैली का उद्भव हुआ जिसका नाम था गांधार शैली। कौन सी शैली का उद्भव हुआ था, गांधार शैली, जिसके बारे में हम गांधार कला के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और भारतीय यूनानी यानी कि अगर कहा जाए इधर तो भारतीय कह दिया जाए और इधर यूनानी कह दिया जाए, दोनों के मिश्रण से, ध्यान से देखिएगा, भारतीय यूनानी दोनों के मिश्रण से, दोनों ही कला के मिश्रण से हम कह सकते हैं, मिश्रण से उत्तर पश्चिम की कला प्रसिद्ध शैली यानी कि गांधार शैली का विकास हो। यानी कि भारतीय और यूनानी दोनों शैलियों के मिश्रण से एक नवीन शैली उभर कर सामने आई जिसका नाम था गांधार शैली। जिसने गांधार शैली का रूप ले लिया। कह सकते उत्तर पश्चिम दोनों के मिश्रण से एक नवीन शैली का विकास हुआ और वो शैली थी गांधार शैली। ठीक है, इसके साथ में अगर कह सके भारतीय यूनानी शासन में खगोल शास्त्र, भारतीय यूनानी शासन में खगोल शास्त्र, साहित्य, भवन निर्माण, खगोल शास्त्र, साहित्य, भवन निर्माण और इसके अलावा धर्म के क्षेत्र में भी यूनानियों ने भारत के ऊपर एक अपनी नई छाप छोड़ी। साथ ही जल में थल मार्ग खुलने से जल और थल मार्ग खुलने से व्यापार और वाणिज्य का विस्तार होगा। तो ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, कला और मूर्ति कला में हेलेनिस्टिक कला यानी गांधार शैली का एक उद्भव हुआ है। उत्तर पश्चिम के समावेश से गांधार शैली उद्भव आई। ये चीज हमने कला और मूर्ति कला के अंदर देखी। गांधार शैली के बारे में हम विस्तृत में आगे पढ़ेंगे।
वाणिज्य। और देखिए भारत में बने मसाले, हाथी दांत का सामान, भारत में बने मसाले, हाथी दांत का सामान और वस्त्र जैसे आभूषण कि यूनान में अगर देखा जाए काफी मांग थी। मसाले, हाथी दांत का सामान, वस्त्र इत्यादि की यूनान में क्या थी? काफी मांग थी। जबकि भारतीयों को विलासिता जबकि भारतीयों को विलास सामग्री और श्रृंगार प्रसाधन की अधिकतर मांग थी। ठीक है। इसी परंपरा के अंतर्गत बात की जाए तो 166 ईसा पूर्व में 166 ईसा पूर्व में यूनान के अंतर्गत एंटियोकस चतुर्थ ने, शासक का नाम है एंटियोकस चतुर्थ ने, एक प्रदर्शनी का आयोजन करवाया। उस प्रदर्शनी में भारतीय मसाले, हाथी दांत की बनी हुई वस्तुएं प्रदर्शित की गई। समकालीन सिक्कों से हमको उस समय की जानकारी मिलती है। कम से कम 30 जो सिक्के हैं उन पर हमको भारतीय यूनानी शासकों के नाम मालूम होते हैं। क्या मालूम होते हैं इन सिक्कों पर? भारतीय यूनानी शासकों के नाम हमको पता चलते हैं। ठीक है। जहां पर दोनों के द्वारा एक दूसरे को सहायता दिए जाने का उल्लेख भी हमको प्राप्त होता है। सिक्कों पर यूनानी भाषा में कुछ अनुश्रुतियां अंकित हैं। बाद में ये खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि के अंदर भी हमको मिली हैं, जिनसे हमको प्रमाण के रूप में कहीं कहीं पर हमको यह भी पता चलता है कि कुछ राजाओं के नाम ऐसे थे जिन्होंने उस समय एक शासन के समय के सिक्कों पर एक दूसरे से अलग नहीं थे। सिक्के सामान्यतः हमको विशेषकर चांदी के सिक्कों में ढालने के लिए, चांदी के जो सिक्के होते थे उनको ढालने के लिए यूनानी जो लोग थे, ढालने के लिए यूनानी जो लोग थे, यूनानी शासकों के द्वारा तकनीकी कारीगरों का एक अच्छा उदाहरण हमें प्राप्त होता है। स्थानीय शासकों के द्वारा जारी किए हुए सिक्कों पर बड़ा और एक बड़े क्षेत्र में उनका प्रचलन हुआ। व्यापार व संस्कृति के प्रकाश का बारे में भी हमको पता चलता है। यानी कि कहा जाए
तो सिक्कों के माध्यम से हमको यूनान और भारत के अंदर व्यापार वाणिज्य के बारे में किस तरीके से होता था उसके बारे में एक झलक हमको प्राप्त होती है। संस्कृति का प्रभाव और विलीनीकरण आज का अंतिम पॉइंट। संस्कृति का प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव और विलीनीकरण। ठीक, ठीक है। भारत में इंडो बैक्ट्रियन राज्य से इंडो बैक्ट्रियन राज्य के विषय में डॉक्टर जे.एन. बैनर्जी ने अपने विचार दिए। किसने दिए? डॉक्टर जे.एन. बैनर्जी के द्वारा अपने विचार दिए गए कि भारत दूसरी यूनानी विजय सिकंदर की विजय से भी अधिक महत्वपूर्ण थी। 2 शताब्दियों तक भारतीय और यूनानियों में पर्याप्त सांस्कृतिक संबंध रहे और दोनों ने एक दूसरे पर प्रतिक्रियाएं दी। यह केवल यूनानी सभ्यता का भारतीय सभ्यता पर तथा भारतीय सभ्यता का यूनानी सभ्यता पर प्रभाव ही नहीं था। भारतीयों की कई धार्मिक धारणाओं आदर्शों को यूनानी शासकों के द्वारा अपनाया, यानी कि हमारी धार्मिक धारणा को भी अपनाया, धार्मिक आदर्शों को भी यूनानी शासकों ने अपनाया। असंख्य यूनानी भारतीय धर्मों के अनुयायी बन गए और उन्होंने अपने भारतीय धर्म के क्या हो गए, वो अनुयायी हो गए। समय के साथ वह भारतीय संस्कृति की, या फिर हम कह सकते हैं समय के साथ वह भारतीय भूमि की उपज बन गए। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, यूनानी विशेषताएं ने भारतीय आत्मसात होकर भारतीय समाज व संस्कृति की मुख्य धारा को क्या कर लिया, विलीन कर लिया। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो हम स्पष्ट तौर से कह सकते हैं कि भारतीय यूनानी सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव दोनों ही देशों पर परस्पर पड़ा। उदाहरण के लिए मेनांडर ने भारतीय बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को आत्मसात कर लिया, ग्रहण कर लिया। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, पुष्यमित्र शुंग ने कहा था कि साकर का कोई एक बौद्ध भिक्षु को कोई सल लाकर देगा तो मैं उसे 100 दिनार दूंगा। और उसने बौद्ध भिक्षुओं की सुरक्षा, जो असुरक्षित थे बौद्ध भिक्षु, उनको सुरक्षा प्रदान की मेनांडर ने। यानी कुल मिलाकर कहा जाए, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अंदर यूनान के द्वारा दी गई मुद्रा की व्यवस्था हो, मुद्रा का प्रचलन के अंतर्गत तकनीकी का प्रभाव हो, कला संस्कृति का प्रभाव हो, पश्चिम और उत्तर के संपर्क से एक शब्द कला की एक संस्कृति गांधार शैली का विकास हो, व्यापार वाणिज्य का विस्तार हो, एंटीओकस के द्वारा की गई प्रदर्शनी हो जिसमें भारतीय मसाले और हाथी दांत की बनी हुई वस्तुएं हो, या फिर कुछ भी हो, किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत हम कह सके तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव आपस में परस्पर बना हुआ और इन सभ्यता और संस्कृतियों ने आपस में एक दूसरे में समन्वय किया। आज के लिए बस इतना ही। कल जो हमारा टॉपिक जो चलेगा वो चलेगा शक, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे
आप लोग भी घर पे पढ़िएगा, क्योंकि मैंने आपको कुछ पीडीएफ मैंने आपको भेज दिया लेसन की, जिसके कारण आपके समझ में आ सके। और घर पे पढ़िएगा, फायदा मिलेगा आपको। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, सेफ होम। बस हम लोग आज अपना लेसन यहीं पे टॉपिक को हमारे को समाप्त करते इतना।